हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एलेंटेड एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की जो नेक्स्ट टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था बहुत दिन पहले, बट जिन लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट को नहीं देखा है मैं उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हम एनलाइटेंड एकेडमी एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम शुरू कर रही है जिसका नाम है यूपीएससी फाउंडेशन। बट ये सिर्फ फॉर ए नेम सेक है यूपीएससी फाउंडेशन की। कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने यूपीएससी फाउंडेशन रखा गया। इसमें होगा क्या, 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे। जो बच्चे 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे डील किए जाएंगे। पहली बात तो फाउंडेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि 6 क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी उन सभी कैंडिडेट्स को पढ़नी होती है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इस वजह से मैंने यूपीएससी फाउंडेशन रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी फाउंडेशन यहाँ से बिल्डअप नहीं कर सकते। 8 से लेकर के 10 तक जो उनकी फाउंडेशन होती है और 11-12 में जो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, या नेट के लोग जो कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो यहाँ पे नहीं कर सकते। उनके लिए एक सेपरेट बैच भी शुरू होगा। ये तो फाउंडेशन है, बट फाउंडेशन में भी एक एडवांस्ड फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया जाएगा जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एडवांस्ड फाउंडेशन। और इस एडवांस्ड फाउंडेशन में होगा क्या, हर सेगमेंट के फाउंडेशन को डील किया जाएगा। जैसे लोग जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक फाउंडेशन बैच चलेगी, यूपीएससी की जो बैच है तो उनका भी फाउंडेशन बैच चलेगा। ठीक है, यूपीएससी की जो फाउंडेशन बैच होगी वो भी यहाँ पे चलेगी। लेकिन ये बेसिकली जो डिज़ाइन है वो आप समझिए एक प्री फाउंडेशन है, या फिर आप समझिए कि रियल फाउंडेशन है। ठीक है, तो रियल फाउंडेशन यहाँ पे 6 क्लास के इस पर्टिकुलर कोर्स को कौन लोग अटेंड कर सकते हैं, जो यूपीएससी में एंटर करने की सोच रहे हैं और जो नहीं भी सोच रहे हैं। जो बच्चे 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ाई करते हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को आराम से कर सकते हैं। जो अपने स्कूल में प्राइवेट ट्यूशन्स में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ डिस्कस की जाएगी। हर सब्जेक्ट बेसिकली मेनली जो है 6 से लेकर के 10 तक 3 सब्जेक्ट्स होंगे। एक तो होगा मैथ्स, दूसरा होगा साइंस और तीसरा होगा सोशल साइंस। ये सारी सब्जेक्ट्स डील किए जाएंगे। ठीक है, इतना डील होने के बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। आईआईटी जेईई की एडवांस्ड फाउंडेशन, यूपीएससी की एडवांस्ड फाउंडेशन और नीट की एडवांस्ड फाउंडेशन को इसको बाद में सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। बट फॉर ए टाइम बिंग ये होगा। और ये कहाँ पे होगा, ये होगा हर शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल पे, एनलाइटेंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हर शाम के 7 बजे लाइव होगी। और अगर किसी भी कारणवश किसी दिन लाइव नहीं होती है तो उस दिन 7 PM में रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो भी नेक्स्ट क्लास का होगा। तो जो बच्चे 6 क्लास में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, वो आराम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आ करके इस पर्टिकुलर कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करके पढ़ाया जाएगा जहाँ पे एक एक टॉपिक्स को बहुत आराम से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो 7 और ये कब से स्टार्ट होगा, हाँ इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट प्रोबेबली 23 जून नहीं तो फाइनली 24 जून को तो पक्का स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहिए। उसके बाद आप आइए हमारे चैनल पे 7 PM पे लाइव होगी। और जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे तो वो वीडियो ऑलरेडी तो यूट्यूब चैनल पे होगी ही। आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 6, 7 सबको स्क्रॉल कर सकते हैं। क्लास 6 से स्टार्ट होगा एंड धीरे धीरे करके 7, 8, 9 और ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये ज़्यादा सा मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स का कोर्स होगा क्योंकि बहुत ही फास्ट वे में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चलिए डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बट उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि टोटल 4 चार्टर एक्ट भारत में आए थे। पहला था 1793 में, दूसरा था 1813 में, चौथा था 1833 और थर्ड था 1833 और चौथा था 1853 में। इस चार्टर एक्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके वीडियो में, पुराने जो वीडियो है उसमें चार्टर एक्ट 1803 को चेकआउट कर सकते हैं और उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजन को भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 1813। आपको दिख रहा होगा इन चार्टर एक्ट में 20-20 सालों का गैप है। ठीक है, हर चार्टर एक्ट में। तो ये एक चीज़ सिग्निफाई ये करती है कि इस चार्टर एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे भी लॉजिक क्लियर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे आकर के जो यहाँ पे पॉलिटिकल और कमर्शियल दोनों इंटरेस्ट को प्रोवाइड कर रही थी, कैटर कर रही थी, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड किया था। और वो भी एक्सक्लूसिव लाइसेंस था। एक्सक्लूसिव मतलब है कि ब्रिटेन का कोई और कंपनी भारत देश में या इंडीज़ में आकर के ट्रेड नहीं कर सकती है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली प्रोवाइड किया गया था। तो हर 20 साल में वो मोनोपोली जो लाइसेंस है वो रिन्यू होती थी। इसलिए हर 20 साल में कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए
चार्टर एक्ट को लाया जाता था। तो इसके बाद 1813 में लाजमी था कि चार्टर एक्ट आएगा और कंपनी की जो भी ट्रेड की जो लाइसेंस है उसको रिन्यू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं 1833 1813 के कुछ प्रोविज़न में। तो ये अब चार्टर एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वन मेन रीज़न। देखिए इसका बैकग्राउंड अब समझिए पहले, तो आपको समझ में आएगा कि चार्टर एक्ट के प्रोविज़न ऐसे क्यों बनाए गए थे। ये टाइम था 1813 का, बट एट दैट टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के शुरुआत में वर्ल्ड में क्या हो रहा था कि फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और उन्होंने यूरोप में ही बहुत सारी टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लिया था या बहुत सारी कंट्री को अपना एलाई बना लिया था। तो उन्हीं की वजह से 1806 में फ्रांस ने एक बेसिकली डिक्री साइन की थी जिसका नाम था बर्लिन डिक्री इशू की थी, बर्लिन डिक्री। और 1807 में मिलान डिक्री नेपोलियन बोनापार्ट ने इशू की। डिक्री मतलब एक तरीके का फतवा समझ लीजिए, एक तरीके का ऑर्डर समझ लीजिए। इस डिक्री के अनुसार बेसिकली क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटिश के सारे गुड्स, ऑल गुड्स की इंपोर्ट को बैन कर दिया था। कहाँ? तो फ्रांस में, ठीक है, और फ्रांस की सभी एलाइड कंट्रीज, ठीक है, फ्रांस की सभी एलाइड कंट्रीज या फिर वो सारी कंट्री जहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल था। और इस पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को बेसिकली ये कहा जाता है कॉन्टिनेंटल, ठीक है, पॉलिसी। कॉन्टिनेंटल पॉलिसी थी बेसिकली। तो नेपोलियन बोनापार्ट की ने एक पूरा एक इस तरीके से कॉन्टिनेंट की तरह बना लिया था। कॉन्टिनेंट आपको पता, महाद्वीप। तो इस पर्टिकुलर टेरिटरी में ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, जो पहले हो रहा था 1806 1807 के बाद नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि फ्रांस की सबसे बड़ी दुश्मन थी ब्रिटिश एट दैट टाइम। तो इससे हुआ क्या कि ब्रिटेन की जो भी मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया हुआ था, बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी और उनको सेल करने के लिए मार्केट चाहिए होता था। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी कंपनीज थे, ब्रिटिश की कंपनीज, वो लोग अपना फिनिश्ड गुड सेल नहीं कर पा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो जिसके कारण ब्रिटिश के बाकी कंपनी ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये प्रेशर क्रिएट किया कि जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली प्रोवाइड किए हैं वो एंड कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें भी इंडिया में जाके ट्रेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप किया गया जिसके कारण 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए गए। लाइसेंस तो दिया गया 20 साल के लिए डेफिनेटली, क्योंकि उसी पर्पज़ के लिए आया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न यहाँ पे इंस्टॉल्ड किए गए। एक तो प्रेशर था और दूसरा रीज़न ये भी था कि एडम स्मिथ की बुक 1776 में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी और उसका इन्फ्लुएंस पूरे ब्रिटेन में पॉपुलर हो चुका था। इवन यूएस में, ब्रिटेन में, हर जगह पॉपुलर हो चुका था। जो बेसिकली बात करती थी एडम स्मिथ की, अगर बुक आपको पता है, द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक है। ये लिखी गई थी 1776 में बाय एडम स्मिथ। और ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही कैपिटलिज्म को, जो कैपिटलिज्म पे आज दुनिया चल रही है, इसकी सिद्धांत की खोज भी इन्होंने ही की थी। और कैपिटलिज्म बात करती है फ्री ट्रेड पॉलिसी की, कि भैया कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा, बिजनेसमैन फ्री ट्रेड करेंगे, फ्री ट्रेड। तो ये दो फैक्टर्स, एक तो ये डिक्रीज नेपोलियन बोनापार्ट की बढ़ती हुई ताकत और ये डिक्री जिसके कारण यूरोपियन मार्केट के दरवाजे बंद थे ब्रिटिशर्स के लिए, और एडम स्मिथ की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप था कि वो फ्री ट्रेड पॉलिसी को प्रोवाइड करें, ना कि मोनोपोली को। इन दो कारणों से जो 1813 का प्रोविज़न आता है वो ये बात कहता है। तो चलिए हम प्रोविज़न को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1813 की जो पहली इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थी, किसने ग्रांट तो किया, इट ग्रांटेड द 20-year लाइसेंस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट इट एंडेड, मीन्स चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द कंपनीज मोनोपोली को एंड कर दिया गया। कंपनीज मोनोपोली इन द ईस्ट इंडीज, जो ईस्ट इंडीज में कंपनी की मोनोपोली थी, जो एक्सक्लूसिव राइट था, वो उसको अब खत्म कर दिया। मतलब क्या कि ब्रिटिश की अब बाकी कंपनी, जितने भी कंपनी हैं इस कंपनी के अलावा, वो इंडिया में आकर के ट्रेड फ्रीली कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं जो पहले बैन लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, ख़त्म हो गई थी ईस्ट इंडिया रीजन में, कि वो सारे कमोडिटी जो है अब उस पर्टिकुलर उसका ट्रेड कोई दूसरी कंपनी कर सकती है। लेकिन चाइना के साथ ट्रेड ब्रिटेन की सिर्फ ये कंपनी करेगी, और टी में जितना भी ट्रेड होगा खरीद बिक्री वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन उसके अलावा जितना है स्पाइसेस हो या कोई भी चीज़ हो वो बाकी कंपनी के दरवाजे खुल गए। तो यहाँ से एंड हो गया कंपनी की मोनोपोली। लेकिन ये मोनोपोली का मतलब आप समझिएगा सिर्फ कमर्शियल मोनोपोली, जो बिजनेस थी कंपनी की, क्योंकि अभी और कंपनी को मौका दिया गया, क्योंकि फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दूसरा ये था कि अगर बहुत सारी कंपनी जाएगी तो उसका फ़ायदा ब्रिटिश के गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, ब्रिटिश एज ए कंट्री को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस उसमें से कलेक्ट होंगे, बहुत सारी कंपनीज जाएंगे तो वो लोग भी पेमेंट करेंगे। इस वजह से ब्रिटेन ने दरवाजे खोल दिए। तो ये पहला इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे। दूसरा था इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रोफेस या फिर स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। पहली बार कानूनी रूप से क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया गया था कि वो जा करके क्रिश्चियन धर्म को प्रोपगेट कर सकते हैं। कहाँ? इंडिया में आकर के। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के अंतर्गत क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउड किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश की जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उसको अलाउड किया गया था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो है, फर्स्ट टाइम इट गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैसे? फर्स्ट टाइम इसने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न दे दिया था कंपनीज को। ठीक है, पहली बार, क्योंकि आपको पता था ब्रिटिश पोजीशन के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अब ये एक्ट ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी फर्स्ट टाइम कि लोकल गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पीपल। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट को भी ये पावर दे दिया गया था कि वो टैक्स कर सकते हैं पीपल को। ठीक है, जितना भी पीपल है, जो भी लोकल गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल बंगाल की गवर्नमेंट है तो उनके जो लोकल गवर्नमेंट है वो बंगाल के पीपल को टैक्स कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो प्रोविज़न होता है वो हमेशा सरकार के पास होता है। तो इसमें पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, आप कह सकते हैं एक तरीके से, या फिर कंपनी को, कि अब वो जा करके टैक्स कर सकती है किसको? लोगों को। और चौथी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट चौथी इंपॉर्टेंट थी कि 1 लाख रुपए ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे 1 लाख रुपीज़ जो है शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। इंडियन के एजुकेशन में हर साल 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, पर ईयर आप यहाँ लिख लीजिएगा, हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इंडियन के एजुकेशन में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। मैंने बैकग्राउंड भी बता दिया, 4 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आपको याद रखने हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का ये प्रोविज़न था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के साथ इस इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।